हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस बुक के सेकंड चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2। पहला हम लोग चैप्टर देख चुके हैं जो कि चैप्टर 1 था, जो रिलेटेड था पार्टीशन से। हमने पार्टीशन का पूरा प्रोसेस देखा था। हमने ये भी देखा था किस प्रकार से जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका इंटीग्रेशन हुआ था और उनका इंटीग्रेशन करवाने में अहम योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाया था। ठीक है, इस चैप्टर का एक बारी टाइटल देखिए आप सब लोग, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। यानी कि पूरा का पूरा एक ज़माना, एक युग चला जिसमें हमारे भारत में एक ही पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में रही कई सारे सालों तक इलेक्शंस में। इस चैप्टर से साल 2018 में इस बुक से, इस चैप्टर से साल 2018 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन निकला था डायरेक्टली। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए, हमारे पीएसआईआर और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हम बिल्कुल बेसिक लेवल से बच्चों की तरह इसको करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में। यानी कि कुल मिलाकर हम बात करेंगे हमारे देश में सबसे पहले जो चुनाव होते हैं, फर्स्ट इलेक्शन, जो फर्स्ट इलेक्शन हुए वो किस कंटेक्स्ट में होते हैं। उसके बाद पहले इलेक्शंस के बाद कांग्रेस पार्टी कैसे डोमिनेंट पोजीशन में आती है काफ़ी सारे सालों तक, और कुछ कुछ अपोजिशन पार्टी जो इमर्ज होकर आई, अपोजिशन पार्टी अपनी पकड़ कितनी बना पाती हैं भारत की राजनीति में। इन सारे पहलुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा हमारा देश आज़ाद हो चुका था साल 1947 में। संविधान बनाने की प्रक्रिया 26 नवंबर 1949 में ख़त्म हो चुकी थी और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट होता है, एक इम्प्लीमेंटेबल पोजीशन पर आता है। यहां तक आप सब लोग जानते हो पूरी कहानी। पार्टीशन भी देखा, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन भी देखा। अब सवाल ये था, संविधान में जो जो चीज़ें लिखी गई थी, संविधान की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, संविधान लागू भी हो गया। अब संविधान में देश को चलाने के लिए बड़े सारे लोगों की भूमिकाओं के बारे में प्रोसीजर लिखा हुआ था। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमारे देश में प्रेसिडेंट कैसे आएंगे, प्राइम मिनिस्टर कैसे आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे आएंगे, अलग अलग प्रकार के लोग कौन कौन इलेक्शन के प्रोसीजर से आएंगे और कौन कौन नॉमिनेट होंगे। नॉमिनेट होने की बात तो हम बाद में करेंगे। देश में सबसे पहले देश को चलाने के लिए हमें ज़रूरत थी एक यूनियन लेवल पर एक गवर्नमेंट की। हमें ज़रूरत थी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ उनके मंत्रिमंडल की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हम बात ये करने वाले हैं कि इलेक्शंस का जो दौर था वो पूरी की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट कैसे होती है, कैसे चलती है, और पहले तरीके से किस प्रकार से चुनाव करवाए गए नेशनल लेवल पे भी और अलग अलग स्टेट लेवल पे भी। एक बात मैं इंटरेस्टिंग आप सभी लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत पुराने समय के बारे में बात हो रही है, हम सारे लोग यहाँ पर पैदा नहीं हुए थे। एक बात मैं आप सभी को ये ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पर, आपको पता है आज के टाइम में आप सब लोग ये चीज़ जानते हो ना कि लोकसभा और जो अलग अलग राज्य की जो विधानसभाएं, इनके चुनाव अलग होते हैं। आप सभी को ये वाली बात पता है ना, सेम टाइम पे नहीं होते हैं चुनाव, है ना। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ और चुनाव की प्रक्रिया आती है ना, तो लोकसभा और सभी की सभी विधानसभाओं के चुनाव जो होते थे वो साथ में होते थे, पता है। अब इस चैप्टर में मुझे बताने की ज़रूरत और सस्पेंस बनाने की ज़रूरत इस बात पर बिल्कुल नहीं है कि पहले चुनाव में कौन सी पार्टी आई होगी पावर में, बताओ कौन सी पार्टी।
इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस आई पावर में, सत्ता में। अब कांग्रेस के सत्ता में आने के बड़े सारे दोस्तों रीज़न थे। रीज़न हमें कोई यहाँ पर चैप्टर को पढ़ने के बाद देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मीन्स कल के कल हो जाए तो हम पॉइंट लिख सकते हैं इसके ऊपर। जैसे सबसे बड़ा योगदान तो दोस्तों ये देखो कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी, आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका बहुत ज़्यादा थी। बड़े सारे जो फेमस लीडर्स थे वो कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थे, है ना। कांग्रेस ही आज़ादी थी और आज़ादी ही कांग्रेस थी, अगर मैं बोलूं। बात सही है ना एक प्रकार से। टॉप के लीडर्स महात्मा गांधी वगैरह जैसी उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उनके जो सोच विचार थे, वो कांग्रेस के ही सोच विचार थे। और ज़्यादातर लोग उस टाइम पर कांग्रेस में काम कर चुके थे। हर परिवार, हर गली मोहल्ले में से कोई ना कोई कांग्रेस के साथ वाकिफ था। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस एक पूरे के पूरे ऑल इंडिया पैन पार्टी थी, जिसका ऑल इंडिया पैन पार्टी थी हर लेवल पर। मतलब चारों दिशाओं में कांग्रेस के रूल को और कांग्रेस के रूल से हर कोई वाकिफ था। एम आई राइट और रॉन्ग? अब जिसके बारे में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है तो जनता ये सोचती है नई चीज़ों पे ट्रस्ट क्या करके पुरानी चीज़ों पे ट्रस्ट करो। फॉर एग्जांपल, अगर बाजार में 2 ब्रांड चलते हैं दूध के, एक मदर डेयरी, एक अमूल, तीसरा कोई अगर बाजार में आने की कोशिश करता है तो उसके कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। जनता तो यही कहती है ना, या तो हम अमूल पे स्विच करेंगे या मदर डेयरी पे स्विच करेंगे। नए ब्रांड पे भरोसा करने से बेटर है कि जो ऑलरेडी ब्रांड चल रहा है उस पर भरोसा करो। बताओ हाँ कि ना, है कि नहीं ऐसा? अब चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। अब आप कहोगे कि डेमोक्रेसी बिल्ड करने की बात क्यों लिखी गई है? हेडिंग को भी समझते हैं बारीकी से। तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों इस बारे में कि चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी टॉपिक है क्यों। देखो मैं जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि डेमोक्रेसी को बिल्ड करना अब चैलेंज कहाँ रह गया है। हम तो पार्टीशन के प्रोसेस से स्टेट्स को और प्रिंसी स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के प्रोसेस से निकल चुके हैं पूरा का पूरा। तो अब ये डेमोक्रेसी को बिल्ड करने का टॉपिक इस चैप्टर में क्यों दे रखा है? हम तो साल 1950 के बाद इस चैप्टर में साल लगभग 1952 में एंटर कर चुके हैं। ये वाली बात तो 1947 या उससे पहले या उसके आसपास होनी चाहिए थी ना। ये बात फिर से 1952 में क्यों हो रही है या 1950 में क्यों हो रही है? संविधान जब लागू हो गया है उसके बाद क्यों हो रही है? देखो, डेमोक्रेसी एक आइडिया होता है। आप मुझे बताओ, रियल देश या रियल पॉलिटिक्स या रियल गवर्नेंस कभी भी एक आइडिया से चलता है या फिर उस आइडिया को अगर हम लोग इंप्लीमेंट करें तो चलता है देश? बताओ। हर चीज इंप्लीमेंटेशन से ही चलती है। और डेमोक्रेसी जैसी कभी चीज कभी भी आइडिया से तो नहीं पनप सकती जब तक वो इंप्लीमेंट ना हो। और डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट भी हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि डेमोक्रेसी के भी बहुत प्रकार से रूप है, जैसा कि हमने साउथ एशिया में देखा था। बताओ, लेकिन इंडिया को ही लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी अगर बोला जाता है तो इंडिया ने इसका मतलब ये रेपुटेशन कमाई है कि नहीं कमाई है? बताओ। अब यहां पर ये देखो, ये जो चैलेंज है ना, चैलेंज पता है क्या है? हम सबसे पहले डेमोक्रेसी को अगर लेकर आना है, मतलब मान लो कि किसी भी जगह पर हमें डेमोक्रेसी को स्टार्ट करना है, तो डेमोक्रेसी क्या कहता है कि रूल कैसे होगा? कौन करेगा रूल? ऐसे रूलर्स के द्वारा जिसको किसने इलेक्ट करा होगा? जनता ने, पीपल ऑफ द लैंड ने। इसका मतलब हमें कुल मिलाकर बात करनी है इलेक्शन की। अब पहली बार इतने बड़े देश में, इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री में चुनाव कराना क्या आसान प्रक्रिया थी? आसान प्रक्रिया है चुनाव करवाना? नहीं ना, नॉट एट ऑल। अब देखो, इसको हम लोग एक बारी डिटेल में इंट्रोडक्टरी फॉर्म में देखते हैं। राइटर हमसे कह रहा है शुरू में, अभी तक आप लोगों के पास एक आइडिया लग चुका होगा कि हमारा देश जो था वो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस जब चल रहे थे उस टाइम पर बॉर्न हुआ था। हमने नेशन बिल्डिंग के अगर अलग अलग चैलेंज अभी पढ़े हैं, उनमें से हमने इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स और पार्टीशन के प्रोसेस और पाकिस्तान का बनना, इन सबको पढ़ा है, जो कि कंट्री शुरू से ही भुगत रहा था, जिसके चलते शुरू में ही इतने सारे चैलेंजेस के बीच में एक वॉर भी इंडिया को लड़नी पड़ी पाकिस्तान से, 1947 से 48 की वॉर। इन सारे चैलेंजेस को फेस करते वक्त हमारे जो लीडर्स थे, और हमारे लीडर्स तो क्या, अलग अलग कंट्रीज में जो लीडर्स थे, इन मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड,
दे डिसाइडेड कि उनकी कंट्री जो है वो डेमोक्रेसी को अफोर्ड नहीं कर सकती है, कि डेमोक्रेसी का आइडिया उनका हो। उनका ये मानना था बाकी कंट्रीज़ के लीडर्स का कि उनकी देश में सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए नेशनल यूनिटी, और अगर डेमोक्रेसी वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। तो इसलिए बड़ी सारी कंट्री ने जब आज़ादी गेन करी कॉलोनियलिज्म के बाद, कॉलोनियल रूल्स के बाद, तो उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक रूल को अपनाया। ठीक है, कि नॉन डेमोक्रेटिक रूल मतलब डेमोक्रेसी वहाँ पर किसी किसी में थी भी तो, लेकिन आज वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करी गई। जैसे किसी किसी देश के अंदर नॉमिनल डेमोक्रेसी की थी, लेकिन डेमोक्रेसी का नाम होने के बावजूद भी एक ही लीडर कंट्रोल कर रहा था कंट्री को। किसी किसी कंट्री के अंदर वन पार्टी रूल था, और किसी किसी के अंदर डायरेक्टली आर्मी रूल था। नॉन डेमोक्रेटिक जो रिजीम्स थी, उन्होंने अपने देश को जब आज़ाद करा कॉलोनियल रूल से और डेमोक्रेसी को नहीं अपनाया, तो उन्होंने अपनी जनता को इस बात का दिलासा दिलाई थी, इस बात पे प्रॉमिस करा था कि डेमोक्रेसी धीरे धीरे करके रिस्टोर ज़रूर करी जाएगी। लेकिन एक बार जैसे ही वो अपने आप को स्टैब्लिश करके सत्ता में बैठ गए, तो वो कुछ इस प्रकार से बैठ गए जैसे मुर्गी जब अपने अंडे को सेती है चूजे को बाहर निकालने के लिए, और फिर हिलती डुलती बहुत ही मुश्किल तरीके से है, यानी कि अड्डा जमा कर बैठ जाती है। इसी प्रकार से रूलर्स भी अंडे के ऊपर सेने के लिए यहाँ पर किसको, जैसे मुर्गी अंडे को सहती है, यहाँ पर ये राजनीति को गर्म कर रहे थे। तो यहाँ पर इनको हटाना, इनके रूल को हटाना और इनसे ये आर्ग्यू करना कि आपने प्रॉमिस करा था कुछ साल पहले कि हम डेमोक्रेसी को रिस्टोर करेंगे, इस बात को डिसलॉज करना, इनको क्रिटिसाइज करना बहुत मुश्किल हो गया था। यानी कि डेमोक्रेसी जो था ऐसी कंट्रीज़ के अंदर अगर नहीं आया तो वो फिर वो कभी आ ही नहीं पाया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक फेल्ड प्रॉमिस की तरह रह गया था बाकी कंट्रीज़ में। हमारे लीडर्स एफ्रो एशियन कंट्रीज़ में इन सभी के सभी इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस को देख रहे थे बहुत ही ज़्यादा गहराई और बारीकी से। अब इंडिया के अंदर भी कंडीशंस कुछ डिफरेंट नहीं थी, बल्कि इंडिया के अंदर कंडीशंस डिफरेंट के साथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। डिफरेंट तो नहीं थी, मतलब जो सारी की सारी कंट्रीज़ में, नेबरिंग कंट्रीज़ में, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में चल रहा था, जिन सर्कमस्टांसेस में वो बॉर्न हुए थे उसी में हम बॉर्न हुए थे। बड़ी सारी कंट्रीज़ यूके की गुलाम थी, हम भी उसी के गुलाम थे। इंग्लैंड कह लो, ब्रिटेन कह लो, कुछ भी कह लो। कुल मिलाकर सारे के सारे देश, ऑलमोस्ट 90% अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज कॉलोनियल रूल का शिकार थे। तो हमारी कंडीशंस उनसे कुछ अलग नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ डिफ़िकल्टी ये थी कि भैया उन कंट्रीज़ के अंदर तो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है भी नहीं, फिर भी डेमोक्रेसी को अपनाने से कतराया इन रूलर्स ने। हमारे अंदर तो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा थी और इन कंट्रीज़ को ये डर था कि नेशनल यूनिटी टूट जाएगी, डिफरेंसेस आ जाएंगे, कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, इसलिए हम डेमोक्रेसी को नहीं अपना रहे हैं। लेकिन नेहरू जी और उनकी सरकार ने, सरकार बनी नहीं थी लेकिन आपको पता है इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, हमने लक्ष्मीकांत में पढ़ा था इस चीज़ को, हम सब जानते हैं इस बात को कि टेम्पररी सरकार तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन के टाइम पर बनाई गई थी, सारी मिनिस्ट्री और पोर्टफोलियो बांट दिए गए थे। लेकिन जब ओरिजिनल चुनाव की बात आती है हमारे देश के अंदर, तो इन सभी घटनाओं को वर्ल्ड में हमारे लीडर्स बहुत क्लोजली जो ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आ पाई तो वहाँ पर कभी ही नहीं आ पाई, और बाद में ऐसे देश में सिविल वॉर या जनता का धरना प्रदर्शन करना या रूलर्स का मर्डर हो जाना, ये सब आम बात है। हम ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात है। अगर हमने सोचा है कि हम डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को अपनाएंगे तो हम अपनाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो कंडीशंस जो थी इंडिया के अंदर, दे वर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, बट न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर्स ने ये डिसाइड करा कि वो एक डिफिकल्ट रास्ते पर चलेंगे। हमारे लिए रास्ता डिफिकल्ट इसलिए कहा गया है यहाँ पर राइटर के द्वारा, जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर इंडिया बॉर्न हुआ था, चलो वो तो माना कि सिमिलर थे, लेकिन हमारे यहाँ डाइवर्सिटी का फैक्टर एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर था, जो कि वर्ल्ड में उस टाइम पर कोई भी आज़ाद हुई कंट्रीज़ में इतनी डाइवर्सिटी वाले सेक्शंस और द सोसाइटी को एक साथ एक अम्ब्रेला यानी कि एक लैंड में रखना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सर्कमस्टांस था। और जिन जिन लीडर्स ने हल्का फुल्का ये करने की अपने अपने देश में कोशिश भी करी, वहाँ पर सिविल वॉर या देश का टूटना या अलग अलग रीजन्स का सेपरेट कंट्री बनना, सेसेशनिस्ट मूवमेंट होना, ये सब आम बात थी। लेकिन हमने फिर भी इस चीज़ के ऊपर जुआ खेला, एक बेट खेली। एनी अदर पाथ, अगर हम कोई और रास्ता अपनाते तो वो हमारे लिए सरप्राइजिंग होता। हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी,
हम अपनी फ्रीडम स्ट्रगल में इस बात को कमिट कर चुके थे कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को अपनाएंगे। यहाँ से एक बात दोस्तों ध्यान रखना कि आपको अलग अलग पेपर में और इंटरव्यू में ये वाली बात पूछी जा सकती है कि जब भारत के रूलर्स दूसरी कंट्री में डेमोक्रेसी ये देख रहे थे कि रूलर्स कतरा रहे हैं डेमोक्रेसी को अपनाने से, तो इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट क्यों करी? इसका आंसर दोस्तों छोटा सा है। सबसे पहले तो हमारे लीडर्स ने ये प्रॉमिस कर दिया था कि आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे लड़ी जा रही है। देश आज़ाद होगा उसमें डेमोक्रेसी फॉलो होगी। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट और देता हूँ। याद है नेहरू का ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, जो उन्होंने वो 8 या 11 पॉइंट जो गए थे उनमें उसमें उन्होंने साफ तरीके से बोला था, मैं आज़ाद भारत में जब भी देश मेरा आज़ाद होगा ये चीज़ें मैं पक्का अपनाऊंगा। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिना किसी किंतु परंतु वोट के थंपे मेजोरिटी से पास हो गया था, कंसेंसस से पास हो गया था। याद है सब ये सारी बात आप सबको लक्ष्मीकांत से, है ना? तो हमारे जो लीडर्स थे वो ना बड़े कॉशियस थे कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारी जो राजनीति है, अगर लोकतंत्र का फ्लेवर, लोकतंत्र के मसाले अगर उसके अंदर ना हो तो फिर उसका रूप और स्वरूप कैसा होगा? हम लोग जो थे, हमारे जो लीडर्स थे, वो पॉलिटिक्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते थे। वो तो पॉलिटिक्स को एक जरिया देखते थे कि एक बारी देश चलना शुरू तो हो, और हम देश चलाना शुरू करेंगे लोकतंत्र के प्रिंसिपल्स के आधार पर। हर देश में कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। सरकमस्टांसेस और जो भी चीज़ें धीरे धीरे रिक्वायर होंगी हम उनको मोल्ड करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। इन्हीं प्रिंसिपल्स और इसी आइडियोलॉजी के तहत आप सभी को पता होगा हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड भी बनाया और फ्लेक्सिबल भी बनाया। यानी कि आप सभी को ये वाली बात पता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं है पूरी तरीके से और पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज नहीं करी जा सकती आराम से अमेंडमेंट से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए एक हमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हुए, और कुछ चीज़ें अमेंडमेंट के बावजूद भी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो छेड़ी भी नहीं जा सकती हैं। ये वाली बात हम सबको पता है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया था और ये सारी बातें लिखी हुई थी कि हम एक बारी देश को चलाना शुरू तो करें, अगर परिस्थितियां आएंगी तो हम अमेंडमेंट का रास्ता है तो हमारे पास, हम वो चीज़ें करते जाएंगे, देश में वो अमेंडमेंट लाते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, और सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हम कानून व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को एक नया रूप और एक नया ढंग देते चले जाएंगे। एवरी सोसाइटी नीड्स टू डिसाइड कि वो अपने आप को चलाएगी कैसे और अपने आप को रेगुलेट कैसे करेगी। अलग अलग पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हर सोसाइटी के पास अपने आप को चलाने के लिए। हमेशा हर एक सोसाइटी में, स्पेशली हमारे देश में, डिफरेंट ग्रुप्स देखने को मिलते हैं जिनकी अलग अलग और कभी कभार कन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशन होती है। यानी कि ग्रुप ए की एस्पिरेशन ग्रुप बी से टकराती है और कभी कभार जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट या फिर तू मैमे की संभावना पैदा हो सकती है। अब सवाल हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के सामने ये था कि इन डिफरेंसेस को कैसे रिजॉल्व करा जाए। इसके लिए आंसर उनके सामने आया कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एक आंसर है। यहाँ पर टर्म देखो, सिर्फ राजनीति आंसर नहीं है। राजनीति लोकतंत्र के आधार पर हो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो, तो वो उसका आंसर है। जब कंपटीशन और पावर ये दो मोस्ट विजिबल थिंग्स हो पॉलिटिक्स के बारे में, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो लोगों के इंटरेस्ट को परस्यू करती है और डिसाइड करती है। यही हमारे लीडर्स ने सोचा कि हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी का पर्पस, आधार और जो डायरेक्शन होगी वो डेमोक्रेटिक होगी। फिर आपसे ये बोला जा रहा है, मतलब ये सीबीएसई की बुक है, ऑब्वियसली बात है, एनसीईआरटी, तो आपसे बोला लास्ट ईयर का, मतलब जो 11th क्लास में जो बुक है ना, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो आप मतलब ऐसे समझ लो उसको, जो लक्ष्मीकांत का जो कोर इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन जो चीज़ है, उसमें हमें एक चीज़ बताई गई कि जो हमारा संविधान है वो हमने अडॉप्ट करा 26 नवंबर 1949 को, साइन करा गया वो 24 जनवरी 1950 को, और वो फाइनली 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आता है, इम्प्लीमेंट करा जाता है। इस टाइम पर हमारी कंट्री जो थी वो इंटरिम सरकार के द्वारा रूल करी जा रही थी, जिसको लीड कर रहे थे हमारे लास्ट वाइसरॉय देश के लॉर्ड लुई माउंटबेटन। अब इनके जाने के बाद और जब 26 जनवरी 1950 का दिन आ गया, 27 जनवरी से हमारे सामने एक क्वेश्चन था, सबसे पहली एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को चुनाव करना हमारे देश में, ताकि वो सरकार यूनियन लेवल पर देश को चला सके, और इसी के साथ साथ अलग अलग राज्यों को चलाने के लिए राज्य की सरकारें भी होनी चाहिए।
संविधान ने पूरी की पूरी प्रक्रिया लिख दी है कि चुनाव कैसे होंगे, कैसे प्रधानमंत्री, कैसे मुख्यमंत्री, कैसे मंत्रिमंडल, अलग अलग मिनिस्टर, ये सब चुने जाएंगे। लेकिन अब बात ये थी, गाड़ी के अंदर तो सब लोग बैठ गए हैं, गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी चलेगी कैसे, पहला गियर डलेगा कैसे, और थ्रोटल जो है, एक्सीलेटर जो है, उस पर पैर रखा कैसे जाएगा। संविधान ने हमारे पहले ही रूल्स लिख दिए थे कि कैसे कैसे चुनाव होगा, क्या क्या प्रोसीजर होगा। अब हमें उसके लिए एक मशीनरी पुट करनी थी कि ये प्रोसेस होना कैसे चाहिए। हमें लगा था इनिशियली कि ये कुछ महीनों की बात है, ठीक है, चुनाव वगैरह करवाना इजी चीज़ है, और इसके लिए इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उन्होंने जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन भी कर दिया। अब ये एक बड़े पेपरों के अंदर ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आ सकती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बनी, साल 1950 में। अगेन एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, भारत के फर्स्ट सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। जैसा कि आपको पता होगा हमारे देश में टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। कंट्री के पहले जनरल इलेक्शन साल 1950 में एक्सपेक्ट करे गए कि हो जाएंगे, और जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे लीडर्स ने सोचा ये सिर्फ कुछ महीनों की बात है, और इसी का अनुमान लगाते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की एक स्पीच है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो उन्होंने दी 25 नवंबर 1949 को। इंडिया के अंदर जो हीरो वर्शिप है वो एक पार्ट प्ले करती है पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स से बिल्कुल भिन्न है। बट पॉलिटिक्स के अंदर हीरो वर्शिप अल्टीमेटली आपको तबाही की तरफ ले जाएगा, और वो डिक्टेटरशिप को इनवाइट कर सकता है किसी भी कंट्री के अंदर। यानी कि डॉक्टर साहब क्या समझाना चाह रहे हैं सबको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये समझाना चाह रहे हैं सबको कि राजनीति में कभी भी आप अपने लीडर्स को चुनो तो उनको किसी बात पर इंप्रेस होकर कभी मत चुनना, उनके काम के बेसिस पर चुनना, क्योंकि हीरो वर्शिप खेल कूद में या फिल्मी दुनिया में अच्छी लगती है, राजनीति में वो आपको आपकी खुद की बर्बादी और अल्टीमेटली डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाएगी। कभी भी आपको ये चीज़ लिखना होना कि लोग जो हैं वो पैसा खरीद कर वोट दे देते हैं किसी को भी, इससे हमारे देश में क्या हार्म होता है, या लोग कुछ वोट खरीद लेते हैं, और या फिर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं किसी भी लीडर से, या फिर उनके बारे में जानते भी नहीं है जस्ट बिकॉज वो उनके एरिया या उनकी कास्ट का है या उनके रीजन का है, तो इस वजह से वोट दे देते हैं। आप इस लाइन को कोट कर कराओ, आपको इतने प्यारे नंबर मिलेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे काम आती है एनसीईआरटी। दोस्तों इस डिस्कशन में फिलहाल हम इंट्रोडक्शन तक इस बात को छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती कैसे है, इलेक्शन कमीशन ने क्या आराम से चुनाव करवा लिए या फिर उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इन सभी बातों पर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।